मेयर से सीएम तक का सफर। देवेंद्र फडणवीस का जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर से महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य थे। पिता की मौत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सियासत में किस्मत आजमाने का फैसला किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। 1992 में नागपुर के रामनगर वार्ड से पहला नगर निगम चुनाव जीता। 22 वर्ष की उम्र में सबसे युवा पार्षद बने। 1997 में नागपुर के सबसे युवा मेयर। 2001 में फडणवीस को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 2010 में भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव बने। 2013 में राज्य इकाई के अध्यक्ष चुने गए। 2014 में फडणवीस राज्य के सीएम बने। 2019 में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से फिर से चुने गए। मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अनुभव देवेंद्र फडणवीस के लिए काफी महंगे थे। बता दें कि 2019 में अजीत पवार के साथ मिलकर शपथ भी ली, लेकिन चंद घंटों के भीतर सत्ता चली गई और फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। तब विधानसभा सत्र के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने शायराना अंदाज में कहा था, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौटकर वापस आऊंगा। बहरहाल जिस समंदर ने लौटकर आने का वादा किया था वो फिर लौट आया। इस 5 साल के दौरान संघर्ष रहा, तिरस्कार भी कम नहीं सहा, लेकिन जिस लगन से वह लगे रहे उसने फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी फडणवीस को सौंप दी है। फडणवीस के सामने कौन सी चुनौतियां? लाडकी बहन जैसी योजनाओं की राशि बढ़ाना। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी बीएमसी का चुनाव जीतना। राजनीति साझेदारों के साथ पावर शेयरिंग। हाल ही में महाराष्ट्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। गुजरात जा रहे प्रोजेक्ट रोकना। मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने वाले जारंगे पाटिल को सबसे अधिक दिक्कत फडणवीस से है। जाहिर है कि एक बार फिर उन्हें देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश होगी। छोटे व्यवसायों के लिए नियमों को सरल और कम करना। सियासत के चतुर खिलाड़ी फडणवीस। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब राज्य में हार का सामना करना पड़ा तो विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगने लगी, लेकिन ये फडणवीस थे जिन्होंने फिर से जमीन पर उतरकर न केवल विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की, बल्कि महायुति को भी एकजुट किया। नतीजा ये हुआ कि महज 4 महीने के भीतर न केवल महाविकास आघाड़ी की उम्मीदों की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि उनके नेताओं के नायक होने की छवि को भी छीन लिया। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल।
सियासत में कभी अनजाना सा था नाम। आपको बता दें कि 10 साल पहले तक महाराष्ट्र की सियासत में उनका नाम अनजाना सा था, क्योंकि कभी मुखर होकर उनके नाम की चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज यही अनजानापन देवेंद्र फडणवीस की खासियत बन गया है। देवेंद्र उस राज्य में बीजेपी के लिए तारणहार बन गए जो बीजेपी के किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक के लिए सवाल साग का बन गया था। इस परीक्षा में जीत मोदी लहर की बताई जा रही है, लेकिन इस जीत को भागीरथ की गंगा की तरह जमीन पर लेकर आए देवेंद्र फडणवीस। इसके पीछे है उनकी वर्षों की राजनीतिक समझ को माना जा रहा है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जब नागपुर में होते हैं तब वो एक दिन में 50 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके नाम से जानते हैं। एक अच्छे नेता की पहचान यही होती है कि वो अपनी टीम के हर सदस्य से जुड़ा हुआ रहता है। इस बात को आप देवेंद्र फडणवीस के इन 2 बयानों से भी समझ सकते हैं। इनमें एक बयान इस साल हुए लोकसभा के चुनावों का है, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी गठबंधन के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन जब विधानसभा के चुनावों में बीजेपी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया तो उन्होंने ये कहा कि इस जीत में उनकी भूमिका बहुत छोटी सी है और ये जीत सबके प्रयासों से मिली है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस एक बहुत मशहूर लाइन है। वो कहते हैं कि टेंशन नहीं लेने का नहीं। बता दें कि 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वर्ष 2022 में जब बीजेपी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा तो उनके पहले शब्द यही थे, टेंशन नहीं लेने का। मुख्यमंत्री पद रहने के बाद डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना भी किसी कुर्बानी से कम नहीं था। लेकिन फडणवीस ने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि सीएम शिंदे के साथ पूरे कार्यकाल के दौरान उनका भरपूर सहयोग भी किया। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय की अपनी सियासी ताकत है। मराठे न केवल ताकतवर हैं बल्कि राजनीतिक रूप से जागरूक भी हैं। एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री न बनाए जाने के चलते विपक्ष हर कोशिश करेगा कि उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काया जा सके। मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने वाले जारंगे पाटिल को सबसे अधिक दिक्कत देवेंद्र फडणवीस से ही हो रही है। जाहिर है कि एक बार फिर उन्हें देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें होंगी। शिंदे को सीएम न बनाने का फायदा उद्धव ठाकरे भी उठाना चाहेंगे। उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को ये समझाएंगे कि बीजेपी ने शिंदे को इस्तेमाल किया। उद्धव ठाकरे इस तरह शिव सैनिकों को अपने साथ लाने में सफल हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे के मजबूत होने से महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कम देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा छोटे व्यवसायों जो मुख्य रूप से रोजगार सृजन के इंजन के लिए नियमों को सरल और कम करना होगा। फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के सत्ता में आने के साथ उम्मीद है कि आर्थिक विकास, नौकरियां और बेहतर कानून व्यवस्था से जनता वंचित नहीं होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।